जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी खूब कस के मन लगाकर कर रहे होंगे। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। और आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इस समय हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेशन चल रहा है, जहां प्रॉब्लम सोल्यूशन सेशन चल रहा है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। साथ में ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और आपके चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो 7 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं, इनको करने के बाद आप पूरी बुक में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको सॉल्व ना कर पाए या देखते ही आपको समझ में ना आ जाए। कब? जब आपने मेरे साथ लगातार इस चैप्टर से रिलेटेड 8 वीडियोस देखे हैं और उनके आधार पर प्रैक्टिस करी है, तब। अदरवाइज कुछ नहीं मैं कह सकता। तो आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसकी 2 खास बातें हैं। नंबर 1 कि हमारे रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। मेरी तरफ से आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम लोग आगे किसी अन्य चैप्टर को पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। अगर कोई चैप्टर आप चाहते हैं कि उसको जल्दी पढ़ा दिया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर जल्दी पढ़ना चाहते हैं। दूसरी खास बात यह है कि जो 7 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में, अपने रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में, उसमें का ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि कई एक कंडीशंस है जो बहुत अच्छी हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कैलकुलेशन बेस पर। इसमें हमें रिकॉन्सिलेशन भी करना है, कॉस्ट सीट भी बनानी है और पीएल अकाउंट भी बनाना है, सब कुछ करना है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन भी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है, सबसे टफ क्वेश्चन भी है, सबसे इजी क्वेश्चन भी है। ये क्या बात हुई, टफ और इजी एक साथ कैसे हो सकता है? टफ ये तब है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस लगातार इसकी करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। बस कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा जो हम बीच बीच में आपको बताते हुए चलेंगे हमेशा, जब भी वैल्यू पुट करेंगे तब। तो क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर और यहाँ स्क्रीन पर। इंफॉर्मेशन है, सिग्मा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 साइज ऑफ मशीन कंपोनेंट्स साइज ए एंड साइज बी। द फॉलोइंग डाटा रिफर टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। प्रोडक्शन, सेल्स, वेज, मटेरियल, सेल्स ए और बी का अलग अलग। कुछ समय तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यूनिट कॉस्टिंग में चले गए हो, सिंगल आउटपुट में चले गए हो, क्योंकि कॉस्ट शीट हमें कंप्लीट वैसी ही बनानी पड़ेगी। फिर उसने कहा ऑल एक्सपेंसेस अदर देन वेज एंड मटेरियल आर एनालाइज्ड एज अंडर। वर्क्स ओवरहेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹9,000 एंड ऑफिस ओवरहेड्स अमाउंटेड टू ₹15,000। मेरे बच्चे, मेरे साथी, मेरे भैया, एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। जब कभी भी इस तरीके की एग्जैक्ट फिगर दी रखी होगी आपको रिकॉन्सिलेशन में, इसका मतलब है ये फिगर पीएल अकाउंट से रिलेट कर रही है, क्योंकि वहां पर एकदम एक्यूरेट वैल्यूज लिखी जाती हैं। क्लियर? तो जहां अमाउंट जब लिखे होंगे आपको फैक्ट्री के, सेल्स के, ऑफिस के, उनको कहां कैरी करोगे? पीएल अकाउंट में करोगे। और कॉस्ट में क्या करोगे? देखो नीचे लाइन बढ़ो, लिखा हुआ है फिर उसके बाद में, इन फिक्स्ड सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य का निर्धारण करने के लिए, इट वाज एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड वर्ड कहां आता है? कॉस्ट अकाउंट में आता है। एस्टिमेटेड वर्ड से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कॉस्ट अकाउंट में जाएगा। It was estimated that works overheads expenses should be taken at 50% on wages and office overheads at 50% on work cost। ये परसेंटेज कहाँ आता है? कॉस्ट अकाउंट में। एक्यूरेसी कहाँ आती है? पीएल अकाउंट में। क्लियर हो गया? ये बात बहुत ध्यान रखना, नहीं तो पता चले पीएल वाली वैल्यू कॉस्ट में, कॉस्ट वाली वैल्यू पीएल में, सब हो गया बंटाधार। आगे देखो क्या कहा इसने। You are required to compute the followings: the total cost of each unit on the basis of the above overheads percentage। टोटल कॉस्ट शीट बनानी है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर सोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंट्स वैल्यूइंग अनसोल्ड स्टॉक एट एक्चुअल मटेरियल्स प्लस वेज कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड्स एट 50% ऑन वेज। बहुत अच्छी बात कही है, जब वहां पहुंचूंगा तो इसको भी समझाऊंगा। बहुत अच्छी बात कही उसने। प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर रिकाउंसिल द कॉस्ट प्रॉफिट विच प्रॉफिट सोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कॉस्ट शीट। ओके, क्या करेंगे? कॉस्ट शीट करेंगे। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या क्लियर है? कॉस्ट शीट अभी तो शुरुआत भी नहीं करी है। कॉस्ट शीट करना है, बस इतना आपको क्लियर हो पहले कि हमें एक कॉस्ट शीट करनी है, बाकी चीजें तो बाद में।
ओके, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स। इधर आएगा अमाउंट। अमाउंट में आएंगे 2 कॉलम, इस वजह से इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं इधर। ओके, ये हो गया पार्टिकुलर्स। ये हो गया साइज ए, साइज बी। साइज ए में क्या किया गया है, साइज ए में 125 और उधर 40 125 यूनिट्स बनाई गई हैं और इधर 400 यूनिट्स बनाई गई हैं। ये कॉलम हमारा टोटल कॉस्ट का होगा। इधर इसमें फिर 2 कॉलम करेंगे। टोटल कॉस्ट ए और कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। एकदम ठीक है, फॉर्मेट समझ में आया जी? बहुत अच्छे तरीके से याद हो चुका है पहले ही। आप 125 यूनिट्स बना रहे हैं साइज ए में, 400 बना रहे हैं साइज बी में, फिर एक टोटल का कॉलम लेकर के चलेंगे हम लोग। ओके जी, क्लियर। चलो, सबसे पहले मटेरियल्स। साइज ए में 15 रुपए और साइज बी में 12 रुपए लगेगा। एट द रेट 15 एंड 12 पर यूनिट। ए में लगता है 15 रुपए पर यूनिट और बी में लगता है 12 रुपए पर यूनिट। तो 15 गुणे 125 कर लो, कितना आएगा? 15 पचे 75 के 5, 15 दूना 30, 7 37 के 7 और 15 एकन 15 3 1875 रुपए। और इधर आएगा ये 15 रुपए। इसको डिवाइड करोगे 125 से तो आएगा 15 रुपए। 12 चौक 48 और ये आएगा 12 रुपए। टोटल हो जाएगा 8 8 16 और 4 1 5 1 6, 6,675 रुपए टोटल कॉस्ट हो जाएगी। क्या बात आपको ये समझ में आ गई जी? कॉस्ट शीट में मटेरियल्स 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 125 गुणे 15 1875, 12 गुणे 400 4800, टोटल 6675। एक बार फिर भी कैलकुलेटर से इसको हम करके जरूर देख लेंगे। 125 इंटू 15 1875 और 400 इंटू 12 1400, ऐड करेंगे 1875 6675। एकदम क्लियर हो गया मटेरियल, ठीक है। उसके बाद में लेबर, वेज एट द रेट 40 and 30 पर यूनिट। 40 रुपए और 30 रुपए, 40 रुपए 30 रुपए का मतलब यहाँ 40 रुपए और यहाँ 30 रुपए, तो मल्टीप्लाई दे लो। 1 0 तो ऐसे ही ले लो। 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 1 4 1 5, यहाँ लगेगा 5000 का, 40 रुपए आएगा ये। यहाँ 4 तियां 12,000, 4 तियां 12,000 और ये आएगा 30 रुपए के हिसाब से, तो 12 5 17,000 रुपए का वेज लग जाएगा। क्लियर? मटेरियल और वेज की टोटल कॉस्ट को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट कहा जाता है। तो प्राइम कॉस्ट 6,875, 55, 12 4 16,800, 42, 17 6 23, 675। ओके, इस कॉस्ट को क्या कहेंगे? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई, समझ में आ रहा है? ये तो बहुत बार पढ़ चुके हो यूनिट कॉस्टिंग में, टेंडर प्राइस में और रिकॉन्सिलेशन में।
मैंने कहा था ना यूनिट कॉस्टिंग पढ़ाते हुए कि 3 चैप्टर जो एक जैसे, यूनिट कॉस्टिंग, टेंडर प्राइस और रिकॉन्सिलेशन। यूनिट कॉस्टिंग का फॉर्मेट सही तरीके से आता है तो ये सब आपको समझ में आएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहा एट द रेट 50% ऑफ वेज, मजदूरी का 50%, यही कहा है ना, मजदूरी का 50%। हाँ, 5,000 का 50% कितना होता है? 2500। तो 40 का आधा होता है 20। 12,000 का आधा होता है 6,000, तो 30 का आधा होता है 15। ठीक है ना, 8,500। टोटल कर लो, 5 7 6 5 11, 8 3 11 1 12, 2 1 3, 32 175, 7 5 16 6 22, 75, और इधर 75, 8 5 13, 6 2 8 1 9। क्लियर? ये क्या हो गया? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है एकदम। ठीक है ना, ये वैल्यूज हमारी हो गई। ठीक है, अब इसके आगे ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स के लिए क्या कहा उसने कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, कारखाना मजदूरी 50% लगाना, कार्यालय पर कारखाना लागत के 50%, फैक्ट्री कॉस्ट का 50%। ओके, इंग्लिश में एक बार देख लूं क्या है, वेज ऑफिस ओवरहेड्स वर्क कॉस्ट 50%। ओके, एट द रेट 50% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का 50% ये होगा, फैक्ट्री कॉस्ट का 50%। ये अमूमन होता नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड के बताता है, लेकिन इसने कहा फैक्ट्री कॉस्ट पर, तो फैक्ट्री कॉस्ट पर करेंगे, क्या दिक्कत है। 9,375 का 50% निकाल लीजिए। 9,375 का 50%, 4,687.5, 4,687.5। 22,800 का आधा 11,400। ठीक है, अब इसको आप 125 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 125, 37.5। इसको आप डिवाइड कर लीजिए 4,000 से, 11,400 डिवाइडेड बाय 400, 28.5। ऐड कर लीजिए, टोटल कॉस्ट निकालनी है तो 4,687.5 प्लस 11,400, 16,087.5। ठीक, ऐड कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगी। तो 0.5 तो ऐसे ले लो, 7 5 12, 8 7 15 1 16, 6 3 9 1 10, 9 4 13 1 14। इधर 7 5 12, 7 3 10 1 11, इधर 8 4 12, 2 1 3 1 4 और 2 1 3। यहां पर 8 7 15, 5 2 7 1 8। यहां पर 7 5 12, 8 7 15 1 16, 1 1 2, 6 2 8, 3 1 4। ये क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। एक बात समझो, क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है। आपने जितनी यूनिट्स बनाई थी सब नहीं बेची, आपने जितनी यूनिट्स बनाई थी सब नहीं बेची, आपने जितनी यूनिट्स बनाई थी उनको सबको नहीं बेचा, कम बेची हैं आपने। कितनी बेची हैं? 125 बनाकर 120 बेचा और 400 बनाकर 360 बेचा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है, क्लोजिंग स्टॉक ए में और बी में। ए में आपके पास 5 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है और बी में आपके पास 40 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पर किया जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी? 112 रुपये 50 पैसे। इसको 112 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई देंगे
और इसको 85 रुपये 5 पैसे से मल्टीप्लाई देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। 112.5 गुणे 5 562.5 और इधर 40 गुणे 8 85.5 3420। ये क्लोजिंग स्टॉक है दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एफजी कितना 562.5 और यहां पर 3420। क्लियर, बात समझ में आई। जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम करते हैं तो इसकी कॉस्ट को नहीं लिखा जाता। क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट को नहीं लिखा जाता। इसका टोटल कर लो 5 2 और 2 2 4। अच्छा इसका टोटल कर लो, देखो कितना आएगा ये। तो 3420 प्लस 562.5 3982.5। ठीक है, बात क्लियर। अब इसको माइनस कर दो यहां से, तो देखो ये 0 आएगा, 2 से 2 जाएगा 0, 6 से 6 जाएगा 0, 10 से 5 जाएगा तो 5, यहां पर 3 और 1 13,500, यहां पर 112.5, यहां पर 0 10 से 2 जाएगा तो 8, यहां पर 11 से 4 जाएगा तो 7, यहां पर 3 से 3 जाएगा तो 0 और यहां पर 3, यहां पर 85.5, ये 5 वही रहेगा, यहां पर 0 2 से 2 जाएगा तो 0, 16 से 8 जाएगा तो 8, उसके बाद में यहां पर 11 से 9 जाएगा तो 2, यहां पर 7 से 3 जाएगा तो 4 और ये 4, 44,280। एक बार चेक कर लेंगे, 48,262.5 माइनस 39,82.5 44,280। ठीक है, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट और यहां आएगी हमारी सेल्स। तो सेल्स के लिए क्वेश्चन में दिया गया है क्या, सेल्स करी है 120 यूनिट्स की 100 रुपए पर यूनिट। यहां 100 रुपए पर यूनिट 120 यूनिट्स, तो यहां कितने में ये बिकेगा, 12,000 में बिकेगा। यहां पर 85 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बेची है कितनी, 360 यूनिट्स, 360 इंटू 85 तो 30,600 रुपए। ओके, और ये हो गया हमारा 42,600 42,600। अब यहां का देखो प्रॉफिट तो आया नहीं, ये क्या आ जाएगा, लॉस आएगा, क्योंकि 13,500 रुपए में हमने बनाया और 12,000 में बेच रहे हैं। कितना, 13,500 में बनाया और 12,000 में बेच रहे हैं, तो फिर यहां 1,500 रुपए का लॉस हो गया हमको। क्लियर, कितना, 12 रुपए 50 पैसे पर यूनिट पर लॉस हुआ हमको। यहां पर 180 रुपए का लॉस हुआ हमको, क्योंकि 30,780 में बनाया और 30,600 में बेचा, तो 180 रुपए का लॉस हो गया हमको। कैसे, 0.5 यूनिट पर यूनिट मुझे लॉस हुआ, 0.5 रुपीज पर यूनिट लॉस हुआ। टोटल हमको 1,680 रुपए का लॉस हुआ। कितना, 1,680 रुपए का मुझे लॉस हो गया। एक बार पीएल में देखता हूं चल के क्या दिया हुआ है। हाँ, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट 1,680 रुपए। कॉस्ट अकाउंट में मुझे कितना लॉस हुआ, 1,680 रुपए का लॉस हुआ, ये निकल के आ गया है। ओके, अब हमें पीएल अकाउंट में देखना है कि वहां लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो चलिए अब पीएल अकाउंट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब इसके बाद करेंगे पीएल अकाउंट। तो पीएल का फॉर्मेट बन चुका है, इसी आधार पर हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके देखेंगे कि आखिर वहां पर प्रॉफिट आता है या लॉस। ओके, तो सबसे पहले टू मटेरियल्स
मटेरियल वही रहेगा जो यहां पर हमने यूज किया है। ए में कितना मटेरियल लगा, 1875 रुपए का, और बी में कितना, 4800 रुपए का। तो इसका मतलब है टोटल 6675 रुपए का मटेरियल लगा। लेबर वेट्स ए में 5000 और बी में 12000। तो यहां पर भी सेम वैल्यूज, मतलब 17000 रुपए का मजदूरी दिया गया। मजदूरी कितना, 17,000 का वेज पेमेंट किया गया, जो कि यहां पर भी है 6675 का मटेरियल और वेज। उसके बाद में देखो फैक्ट्री के लिए खर्चा दिया हुआ है डायरेक्ट, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 9000 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है। एग्जैक्टली कितना, 9000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और टू ऑफिस, इसके लिए कितना, 15000 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो फर्स्ट लाइन जो दी है उसी में लिखा हुआ है, वर्क्स ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹9,000 एंड ऑफिस ओवरहेड्स अमाउंटेड टू ₹15,000। एग्जैक्टली लिखा हुआ है, वो लिख लिया। बाय सेल्स, सेल्स के लिए देखो ए में आपने माल बेचा 12000 का और बी में 30,600 का, तो 42,600 की सेल्स हुई, वो वही रहेगी जो थी, कुछ नहीं बदलेगा। थोड़ा सा बदलेगा, वो क्या बदलेगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसने कहा पीएल में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन वैसे तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम हो उसी पर किया जाता है, लेकिन यहां कॉस्ट इनवाइस है ही नहीं। तो उसने पीएल में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इसका आधार दिया। क्या कहा, उसने कहा है कि ओके, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर सोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंट्स वैल्यूइंग अनसोल्ड स्टॉक एट एक्चुअल मटेरियल एंड वेज, एक्चुअल मटेरियल एंड वेज। ओके, और उसके बाद में क्या कहा, एक्चुअल मटेरियल एंड वेज कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड्स एट 50% ऑन वेज एंड वर्क्स ओवरहेड्स ऑन 50% ऑन वेज। तो कुल मिलाकर इनडायरेक्टली आपको ये बोल दे रहा है कि पीएल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट पर करिए। इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप फैक्ट्री कॉस्ट पर करिए, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट 50% ऑफ वेज। तो यही तो कह रहा है आपसे। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपको किस आधार पर करना है, फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पर आपको ये करना है। तो ए में आपके पास में 5 यूनिट हैं और बी में आपके पास 40 यूनिट है। ए में कितनी यूनिट है, 5 यूनिट, और बी में कितनी यूनिट है, 40 यूनिट। ठीक है, क्योंकि आपने 125 बनाकर 120 ए में बेचा और 400 बनाकर 360 बी में बेचा। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, 75 रुपए है कहां पर, ए में, और 57 रुपए है बी में। तो इंटू 75 और इंटू 57 ये हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई दे लो, 55 25, 5 से 35 और 2 37, 375। इसका मल्टीप्लाई दे लो, एक जीरो हो गया, 4 से 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 375 और 2280 टोटल कर लो तो 5 8 7 15, 3 2 5 1 6, 2 2655 रुपए। कितना, 2655 रुपए। ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। इसका टोटल कर लेंगे, टोटल कर लो, इसका कितना आएगा, 5 5 6 6 12, 2 2 4 1 5 और 4, 45,255, 45,255, 45,255। चलो इसका डिफरेंस निकाल के देखो कितना आएगा, 45,255 माइनस 6675
माइनस 17,000 माइनस 9,000 माइनस 15,000, 2420 का लॉस आएगा टू नेट लॉस। 2420 रुपए आप माइनस में चले जा रहे हो, लॉस आ रहा है। देखो पीएल अकाउंट का लॉस दिया, 2420 रुपए दिया हुआ है, ये लॉस आ गया आपका। ओके, तो हमने क्या किया, हमने देखा कॉस्ट अकाउंट बता रहा है कि 1680 रुपए का लॉस हुआ है। कॉस्ट अकाउंट क्या बता रहा है, 1680 रुपए का लॉस। वहीं पर फाइनेंशियल अकाउंट बता रहा है कि 2480 रुपए का लॉस है। ठीक, क्या रीजन है इन दोनों के डिफरेंट होने का? तो देखो अब रीजन समझ लो। मटेरियल देखो जितना यहां उतना यहां, तो ये रीजन नहीं है। लेबर जितना यहां उतना यहां, ये भी रीजन नहीं है। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स यहां है 8,500 और यहां है 9,000, पहला रीजन मिला। ऑफिस ओवरहेड्स यहां पर है 16,087 रुपए, जबकि यहां पर है 15,000, दूसरा रीजन मिला। क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहां पर है 3982 रुपए, 3,982, 3,982.5, जबकि यहां पर है 2,655 रुपए, तीसरा अंतर मिला। ये तीन कारण हैं जिनकी वजह से, यह है तीन कारण मात्र हैं जिनकी वजह से हमारा कॉस्ट अकाउंट और पीएल अकाउंट दोनों अलग अलग लॉस बता रहा है, और तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया। ठीक है, तो इनको हम यहीं पर सॉर्ट आउट कर देंगे अभी यहीं पर, क्योंकि आपके पास ये वैल्यूज नहीं होंगी तो कंपेयर कैसे करोगे, और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो आपको फिर बाद में वैल्यू मिलेंगी कहां। तो इसलिए मैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यहीं बना रहा हूं। ओके, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कॉलम तो याद ही हो गए होंगे अब तक, है ना। यहीं पर बना लेंगे इसको हम। ठीक है, देखो सबसे पहले ये पर्टिकुलर्स और अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस है, प्रॉफिट है नहीं, तो लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट कितना लॉस बता रहा है, 1680 रुपए का लॉस बता रहा है कॉस्ट अकाउंट। कितना, 1680 रुपए, और ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे ऐड और लेस। ऐड क्या करते हैं, एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स जो ओवर वैल्यूड है कॉस्ट अकाउंट में, या इनकम जो लिखी नहीं गई है कॉस्ट अकाउंट में, उसको ऐड करते हैं। एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स ओवर वैल्यूड, और इनकम विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, उसको ऐड करेंगे। लेस क्या करते हैं, एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स अंडर चार्ज्ड, और एक्सपेंसेस और लॉसेस हैव नॉट बीन चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट, उसको लेस करते हैं। बहुत क्वेश्चन में लिखवा चुका हूं, इस वजह से इसमें लिखवाऊंगा नहीं, जगह नहीं ज्यादा, सीधे वैल्यू पे चलता हूं। देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स यहां है 8,500 और पीएल में कितना है 9,000। कॉस्ट अकाउंट में 8,500, पीएल अकाउंट में 9,000। पीएल अकाउंट में ओवर चार्ज है या कॉस्ट अकाउंट में अंडर चार्ज। हम कॉस्ट अकाउंट को आधार मान के चलते हैं, कॉस्ट अकाउंट में कुछ भी अंडर चार्ज किया गया तो लेस होता है, इस वजह से लेस में पहला पॉइंट लिखूंगा क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर चार्ज्ड। कितना अंडर चार्ज है, 8,500 9,000 का डिफरेंस कितना है, 500 रुपए। ये बात हमेशा याद रखना, केवल डिफरेंस लिखता हूं, क्या लिखा जाएगा, डिफरेंस, पूरी वैल्यू उठा के ना रख देना। अंडर चार्ज कितना किया गया, केवल 500, 8,500 नहीं, 9,000 नहीं, दोनों का डिफरेंस। दूसरी बात देखो, ऑफिस ओवर चार्ज किया गया क्योंकि यहां पर 15,000 है और यहां पर 16,087.5 है, ओवर चार्ज है तो ऐड हो जाता है। ऐड करेंगे फर्स्ट पॉइंट, ऑफिस ओवरहेड्स
ओवरचार्ज्ड कहाँ? इन कॉस्ट अकाउंट। कितना? तो 16,087.5 माइनस 15,000, 1,087.5, 1087.5, 1087.5। क्लियर है? समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है। तीसरी वैल्यू कौन सी है? क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक कितना है कॉस्ट अकाउंट में? 3,982.5, 3,982.5, जबकि पीएल अकाउंट में है 2,655। तो कॉस्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का क्या हो गया? ओवर वैल्यूएशन। और ओवर वैल्यूएशन क्या होता है? लेस होता है, ठीक है ना? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट। तो 3,982.5 माइनस 2,655, 3,982.5 माइनस 1,327.5, 1,327.5। ओके, बस ये तीन ही वैल्यूज थी, चौथी कोई वैल्यू थी नहीं। तो ऐड और लेस करो। इसको हम लेके गए इधर 1,087.5। ओके, ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस की थी। माइनस की वैल्यू में जब पॉजिटिव की कोई वैल्यू आप ऐड करने लगोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस की वैल्यू बचेगी लेकिन कम हो जाएगी। तो प्लस माइनस माइनस के रूल के अकॉर्डिंग 1680 माइनस 1,087.5, जब आप इसको माइनस करोगे तो 592.5 माइनस का बचेगा। क्या? 592.5 माइनस का बचेगा। क्यों? क्योंकि 1680 रुपए प्लस के हैं, 1,087 रुपए 50 पैसे प्लस के हैं, 1680 माइनस के थे। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो प्लस की वैल्यू रिड्यूस होने के बाद में आपके पास क्या बचेगा? 592.5। अब उसमें लेस करो आप 1,827 रुपए, 1,827 रुपए 50 पैसे। इसको माइनस करो तो माइनस से माइनस करने पर तो और माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस करने पर क्या होगा? और माइनस में चले जाएंगे। कितना? तो 5 5 10, 7 2 9 1 10, 9 2 11 और 1 12, 8 5 13, 1 14 और 1 1 2, 2,420 रुपए। कितना? 2,420 रुपए। और पीएल अकाउंट आपका लॉस कितना बता रहा था? लॉस एज पर पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट आपका लॉस तो 2,420 रुपए का ही बता रहा था। तो देखो 2,420 का लॉस यहां पर आ गया है। उम्मीद है आपको समझ में भी बहुत सरलतापूर्वक चीजें, ये तरीके बहुत ही सरलतापूर्वक चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। इसको थोड़ा हायर पिक्चर क्वालिटी पर करके देखेंगे तो समझ दिख जाएगा आपको, अदरवाइज तो ब्लर दिखेगा क्योंकि बहुत छोटा लिखा है हमने। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम आपको समझाएं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। कॉस्ट शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिकॉन्सिलेशन, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं, इससे अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं। कैसी कंडीशंस घुमाई है, बहुत बेहतरीन है। जब आप पढ़ोगे 2-3 बार पढ़ोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक का तो आधार ही नहीं समझ में आएगा। कह क्या रहा है उसने? कहा मटेरियल प्लस लेबर, और लेबर के 50% पर फैक्ट्री ओवरहेड्स को चार्ज करते हुए उस वैल्यू पर कर दो उसका वैल्यूएशन। तो कुल मिलाकर यही बात तो यहां करी गई थी। तो उसने इनडायरेक्टली हमसे कहा था कि फैक्ट्री कॉस्ट पर इसका वैल्यूएशन कर दो, हमने कर लिया। डिफरेंस आए, क्यों आए ये डिफरेंसेस, उनको हमने यहां पर मीट आउट कर लिया। ओके, बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी में आ चुका है। हमने जितने ही 7 क्वेश्चन किए हैं सब यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। हमारी तरफ से रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का चैप्टर खत्म हो चुका है। आपकी क्वेरी है तो हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम चैनल कॉमर्स विद विदशिरा पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर अगर आप अपने क्वेश्चंस हमें भेजते हैं तो मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें बताने का अपना पूरा प्रयास करता हूं, और आपको संतुष्ट करने का मैं हमेशा प्रयास करता हूं। हम सिर्फ इसलिए नहीं इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं कि हमारे व्यूज बहुत ज्यादा आ जाएं, हम इसलिए आए हुए हैं कि आपका कल्याण हो जाए। अगर आप में से एक बच्चे का भी हित हो गया हमसे तो हमारी मेहनत सार्थक हो रही है। तो अपनी क्वेरीज आप इन जगहों पर हमसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो चुका है। हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। मेरी तरफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। अगर आप चाहते हैं कि कोई और चैप्टर शुरू करें तो आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उस पर देखेंगे कि उसको अभी शुरू कर सकते हैं या नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।